तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेके। बहुत दिनों से आप सबकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि किडनैपिंग किंग ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, आपको अच्छी तरह मालूम है। उस शख्स का नाम है ओम प्रकाश उर्फ बबलू श्रीवास्तव, जो पिछले 26 साल से बरेली की जेल में उम्र कैद काट रहा है। शायद हिंदुस्तान की जेल की हिस्ट्री में बबलू श्रीवास्तव पहला वो शख्स होगा जिसको इतनी लंबी सज़ा बिना ब्रेक के काटनी पड़ रही है। बहुत से बड़े सरगना जिनको उम्र कैद की सज़ा हुई, किसी ने तो सुप्रीम कोर्ट से जाके वो सज़ा कम करवा ली, किसी ने जेल अथॉरिटीज़ के साथ मिलके रेमिशन करवा ली, किसी ने किसी ना किसी बहाने से लंबी लंबी पैरोल लेके, जैसे अरुण गावली साल में 2-3 बार पैरोल पे आ जाता है। भाई ठाकर ने बहुत बार पैरोल का फ़ायदा उठाया। अभी पप्पू कलानी उल्लासनगर वाला भी कोरोना के पैरोल के ऊपर, जो कोरोना बीमारी को लेके कि जेल में कोरोना फैलने का डर है, उसके चलते हुए पैरोल, लंबी पैरोल ले ली। वो तो कहता है कि मेरी सज़ा माफ़ हो गई, लेकिन हुई नहीं, वो बहुत लंबी पैरोल पे है। इसी तरह बहुत से लोग मेडिकल ग्राउंड्स पे पैरोल लेके हॉस्पिटल में दिन गुजार लेते हैं, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को मिल लेते हैं किसी ना किसी बहाने से। उसी तरह बबलू श्रीवास्तव ने पिछले 26 साल में ऐसी कोई फैसिलिटी उसको नहीं दी गई। हर बार जब कभी उसने कोई एप्लीकेशन दिया, वो हमेशा रिजेक्ट हुई। तो कैसे आप ऐसे हो गया कि इतना बड़ा आदमी, जो अपने समय में हर उस बड़े सरगना का एक ज़माने में यार रहा, दोस्त रहा, पार्टनर रहा, साथ में काम करता रहा, और उसके अलावा छोटा राजन की तरह बबलू श्रीवास्तव ने हिंदुस्तान की एजेंसीज़ के साथ देश के अंदर और देश के बाहर भी काफ़ी काम किए। जो लोग जानकार हैं, जानते हैं, उनके मुताबिक कहीं ना कहीं बबलू श्रीवास्तव ने छोटा राजन के बराबर के वो काम किए हैं जो एजेंसीज़ को कहीं ना कहीं उस वक्त पे चाहिए थे। तो जो शख्स अपने ज़माने में इतना पावरफुल था कि एजेंसीज़ के बड़े ऑफिसर्स के साथ उसका डायरेक्ट टच था, सरगनाओं के साथ उसका डायरेक्ट टच था, बड़े बड़े लोगों को किडनैप करना या मर्डर के केसेस, ये सब से निकल के आज ऐसी बात क्या हुई कि बबलू श्रीवास्तव अकेला पड़ गया, कोई उसकी पैरवाई करने वाला नहीं है। मैं ये सब बातें बबलू श्रीवास्तव से जानना चाहता था। मैंने कोशिश की उसको जेल में जाके मिलने की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मैं उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। हमेशा पूछते थे, अब आप वकील नहीं हो, आप उसके रिश्तेदार नहीं हो, उसके दोस्त भी नहीं हो, तो आप क्यों मिलना चाहते हो? तो जब मैं बोलता था कि मैं एक पत्रकार के तौर पे उसको उसके बातचीत करना चाहता हूँ, उसके दिल की बातें जाननी चाहता हूँ, तो वो मेरा प्ली रिफ्यूज़ किया गया कि हम कोई भी बात जो उसके दिल में है उसको पब्लिक नहीं होना देना चाहते, इसलिए आप नहीं मिल सकते। तो मेरा मैसेज भी मैंने कहा कि आप बबलू श्रीवास्तव के पास पहुंचाइए, वो अगर मेरे को मिलना चाहेगा तो ठीक है। एक जेल मैनुअल में क्लॉज होती है कि अगर कैदी किसी को मिलने की इच्छा प्रकट करता है तो उसको मिलने का मौका दिया जाता है, लेकिन मुझे नहीं वो मौका मिला। खैर, तो लेकिन जैसे बोलते हैं कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुलता है। मेरे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं हिंदी के, मेरठ में रहते हैं, उनका नाम है विकास कौशिक। तो उनका मुझे फ़ोन आता रहता था अक्सर। मेरी वीडियो के इस चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं वो, और क्राइम की काफ़ी नॉलेज रखते हैं, बहुत पढ़ते हैं। तो एक एक क्रिमिनल की हिस्ट्री उनके पास है। तो मेरी टेलीफोन पे उनसे दोस्ती हुई, मुलाकात आज तक नहीं हुई, इसलिए 1 साल से तकरीबन हम अच्छे टच में हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और मेरी काफ़ी स्टोरीज़ में उन्होंने मदद भी की है इस चैनल को आगे बढ़ाने में।
विकास ने एक दिन बोला कि वो अंडरवर्ल्ड पे एक वेब सीरीज़ बनानी चाहता है और मेरी कुछ स्टोरीज उसको चाहिए थी। तो वो बात करते करते कुछ ऐसे बनी कि विकास के दिल में बबलू श्रीवास्तव पे एक वेब सीरीज़ बनाने का उसको ख्याल आया। तो उसके लिए मैंने उसको बोला कि भाई बबलू श्रीवास्तव जेल में है और जब तक आप उसकी परमिशन नहीं लेते वेब सीरीज बनाने की या उसके ऊपर किताब लिखने की या उसकी लाइफ बायोग्राफी पे ऊपर कुछ बनाना है तो उसकी परमिशन चाहिए, क्योंकि वो परमिशन उसके घर वाले ने और कोई दे नहीं सकता क्योंकि उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। तो विकास ने 3 महीने की मेहनत के बाद आज से 3 दिन पहले बबलू श्रीवास्तव से बरेली की उस जेल में जाके 1.5 घंटे तक लंबी मुलाकात की। ये पहला मौका था जब मुझे बबलू श्रीवास्तव का हाल जानने को मिला, अंदर की बातें उसकी जानने को मिली विकास कौशिक की उस मुलाकात के थ्रू। पहले तो ये बता दूं कि आजकल बबलू श्रीवास्तव लगता कैसे है। 59 ईयर्स की उसकी एज हो गई है। 33 साल की उम्र में 1995 में वो शख्स जेल में गया और आज 26 साल से जेल में है। और लेकिन विकास के मुताबिक बबलू श्रीवास्तव की सेहत पे या उसकी पर्सनैलिटी पे या ओवरऑल जो जैसे वो दिखाई देता है दिखता है उसमें कोई ख़ास फर्क नहीं लगता। विकास के मुताबिक बबलू श्रीवास्तव से जब उसकी मुलाकात हुई जेल के अंदर, वो जो मुलाकाती रूम होता है उस कमरे में जहाँ पे जेल के अधिकारी मौजूद थे, और वहाँ पे जब इसको मिलाया गया बबलू के साथ तो बबलू श्रीवास्तव विकास के कहने के मुताबिक 59-60 साल का नहीं बल्कि 40 साल की उम्र का लगता था, इतना स्मार्ट था। लाल कलर का, लाल रंग का ट्रैक सूट पहना हुआ था और वो उस बबलू के मुताबिक वो सुबह 1.5-2 घंटे लाइट एक्सरसाइज जो है वो जेल में कर लेता है अपने आप को फिट रखने के लिए। ये मुलाकात जो दोपहर में हुई 12-12:30 बजे, तो बबलू श्रीवास्तव जो शायद जेल में कोई जिम की फैसिलिटी होगी जहाँ वो अपने सेल में कसरत वर्जिश करता होगा, जहाँ सैर सपाटा करता होगा, कोई दौड़ता होगा, तो वो उसी रूप में वो लाल रंग के ट्रैक सूट में उस कमरे में आया विकास कौशिक को मिलने के लिए। तो 3 जेल के अधिकारी भी उसी कमरे में थे। पूरी बातचीत उनके सामने हुई। कोई सीक्रेट तो नहीं थी, कोई कॉन्स्पिरेसी तो करनी नहीं थी, नॉर्मल ज़िंदगी की बातें करनी थी। तो इन दोनों लोगों ने वो सब बातें की और विकास ने कहा कि बबलू श्रीवास्तव एकदम स्मार्ट लग रहा था, हीरो की तरह। फेयर कॉम्प्लेक्शन है और बाल भी शायद उसने डाई किए हुए थे, नहीं तो बोलता है उसके मुताबिक 60 साल की उम्र में इतने काले बाल होना थोड़ा सा अजीब लगता है। तो मतलब ये था कि जेल में बबलू श्रीवास्तव को कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती होंगी जो शायद आम कैदियों को नहीं मिलती हैं, जैसे नहाने के बढ़िया साबुन, लोशन वगैरह, बाल कलर डाई करने की फैसिलिटी जेल में वो होगा सिस्टम, और कुछ लोग बाल डाई कर देते होंगे, शेव किया हुआ फ्रेश चेहरा, ऐसे लग रहा था जैसे अभी किसी मॉडलिंग असाइनमेंट के ऊपर जाना हो। ये विकास का उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कहना था। तो 1.5 घंटे के दौरान 3 कप चाय के पिए गए, कुछ सिगरेट वगैरह भी जेल के अधिकारियों से लेके पी, लेकिन मोबाइल फ़ोन वगैरह की कोई इजाज़त नहीं थी, वो बाहर रख लिए गए थे ताकि बातचीत रिकॉर्ड ना की जाए या वीडियो ना बनाई जाए। तो वो बातों में जो हुई वो विकास ने मुझे पूरी डिटेल में बताई। बात करते करते मेरा जिक्र निकला, हमारी चैनल का, आपकी चैनल का जिक्र निकला, तो बबलू श्रीवास्तव ने मुझे भी हैरानी हुई। बबलू श्रीवास्तव का कहना था कि जेल के कुछ अधिकारी जो जिनसे उनका रोज़ वास्ता पड़ता है वो लोग हमारी इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, वो लगातार बलजीत परमार फॉर यू चैनल देखते हैं, और उनमें से 2 शख्स ऐसे हैं जो बबलू के साथ अब इतने सालों में जेल में रह रहा है, तो सरकारी मुलाज़िम भी हो तो थोड़ी दोस्ती किस्म के रिलेशन हो जाते हैं। तो वो लोग उसको
बबलू के कहने पे हमारी जो एपिसोड रोज़ के होते हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बबलू को रोज़ दे देते हैं कि आज बलजीत परमार ने इस शख्स का किस्सा सुनाया, कल इस शख्स का सुनाया था। और उसी तरह जब मैंने एक सीरीज़ LD अरोड़ा पे की थी, एक जिक्र किया था बबलू श्रीवास्तव का, तो उसमें बबलू का कहना था कि जब मेरे लोगों ने बताया कि बलजीत परमार ने आपके बारे में LD अरोड़ा के मर्डर के केस में ये बातें कही, तो बबलू ने उनका कोई स्पष्टीकरण भी दिया कि ये बात नहीं है, उसमें कुछ बातें गलत थी। उसके मुताबिक LD अरोड़ा के इलाहाबाद में मर्डर के दौरान जब मनजीत सिंह मंगे और सैनी ने वो मर्डर किया तो बबलू श्रीवास्तव उस समय इलाहाबाद में नहीं था, वो नेपाल में था। लेकिन उसने इस बात से इनकार नहीं किया कि वो उस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व नहीं था। बबलू श्रीवास्तव ने माना कि वो यंग था, उसका अपने आप को वो एक बचपना कहा बबलू श्रीवास्तव ने कि 23 साल की उम्र में जब वो लॉ कर रहा था लखनऊ में, तो वहाँ पे कुछ झूठे मुकदमे उसके ऊपर स्टूडेंट यूनियन रिवेलरी की वजह से बने। वो 1 साल 1.5 साल बबलू के मुताबिक उसकी ज़िंदगी का बहुत अहम साल था, जब उसने अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करनी थी और वो पढ़ाई लिखाई करके या तो IAS करना चाहता था तो या कोई वकालत करना चाहता था, वो उसके दिल की इच्छा थी। लेकिन वो जो यूनियन रिवेलरी में एक कोई चोरी का झूठा केस इसके ऊपर बनाया गया, लड़ाई हुई 2 ग्रुपों की आपस में, उसमें दूसरी अपोजिट पार्टी का जो कैंडिडेट था उसके परिवार में एक आदमी बहुत बड़ा बदमाश था जिसको अन्ना कहते थे। तो उन लोगों ने एक प्रेस्टेज इशू बना के बबलू श्रीवास्तव को 3 जाली केसों में अपनी पैसे का रसूख का इस्तेमाल करते हुए जेल उसको बंद करवाया। घर वालों ने बेल वगैरह करवाई, लेकिन तब तक बबलू के मुताबिक इट वाज टू लेट। मैं पटड़ी से उतर गया था, बबलू का कहना है। तो वो मेरे जो शुरुआती दिन थे उसमें मेरे से बहुत गलतियां हुई जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, बबलू ने माना। वो बोलता है कि वो एक ऐसी उम्र थी जब कोई गाइडेंस बराबर मिलती, कोई मुझे सुधारने वाला होता तो शायद मैं इस लाइन में नहीं आता। बबलू को इस बात का आज भी पछतावा है कि उसकी कारनामों की वजह से वो अपनी फैमिली से दूर हुआ, अपने दोस्तों से दूर हुआ और उस दुनिया में चला गया जहाँ पे जाना तो बहुत आसान होता है, निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो बबलू के मुताबिक वो जब आप जब ऑन द रन होते हो, आप जब भाग रहे होते हो कानून से, तो आपको अपने आप को सस्टेन करने के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। तो पैसे के लिए उन्होंने वो किडनैपिंग का दौर शुरू हुआ, कोई 30-32 केस किडनैपिंग के, मर्डर के, और उसी बीच बबलू के मुताबिक उसने हिंदुस्तान की एजेंसीज़ के लिए कुछ काम किए जिनका उसने खुलासा नहीं किया। लेकिन उसको नाराज़गी इस बात की है कि जिन बड़े ऑफिसर्स के कहने पे उसने अपने जान की बाजी लगा के देश के लिए या एजेंसीज़ के लिए, हिंदुस्तान के लिए जो कुछ काम किए देश के अंदर और बाहर, उनका पूरा मुआवजा एजेंसी ने उसको नहीं दिया। मुआवजे की बात तो छोड़ो, बबलू के मुताबिक आज भी वो कानून से तो राहत ले सकता है, लेकिन जब कभी वो कोई मूव करता है तो एजेंसीज उसको स्कटल कर देती हैं। जैसे 3 बार बबलू श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि उसकी सज़ा जो है वो इतने साल हो गए हैं, आधी उम्र तकरीबन उसने जेल में काट ली है, तो उसकी सज़ा जो है वो बाकी की बची हुई माफ़ होनी चाहिए। एक कानून होता है कि अगर जेल अथॉरिटी ये एक सर्टिफिकेट देती है कि इतने सालों में इस आदमी ने जेल में रहते हुए इसका बिहेवियर बहुत अच्छा था, इसका कंडक्ट अच्छा था और ये आदमी काफ़ी सुधरा हुआ लगता है, अपना गलतियों का पछतावा है, तो इसकी सज़ा माफ़ी होनी चाहिए। ऐसे बहुत से केस हैं जहाँ पे हुई है। अभी 4-5 दिन पहले हमने गुजरात का एक एपिसोड बनाया था। अनिरुद्ध सिंह जो था जडेजा, उसको 18 साल की सज़ा काटने के बाद उसको पूरी उम्र की उसको उम्र कैद हुई थी मरने तक की।
वो गुजरात की अथॉरिटीज़ ने, आईजी प्रिजन्स ने वो 18 साल के बाद ही उसकी सज़ा माफ़ करके उसको 2 घंटे के अंदर अंदर जेल से बाहर निकाल दिया था। तो मैं सोच रहा था अगर इस किस्म की फैसिलिटीज़ बाकी लोगों को मिल सकती है तो बबलू श्रीवास्तव का कहना है कि उसको क्यों नहीं मिलती। तो बबलू ने ये भी कहा कि क्योंकि वो आज के दिन में अकेला पड़ गया है, उसकी कोई पैरवाई करने वाला नहीं है, और बबलू ने माना कि आज के दिन में उसके पास वकीलों को फीस देने के लिए पैसा भी नहीं है। वो उसने मानी ये बात, क्योंकि मेरा दोस्त ने बबलू को रिक्वेस्ट किया कि आपके इतने सोर्सेज हैं, आपको इतने लोग जानते हैं, तो मैं जो वेब सीरीज़ बनाना चाहता हूँ पैसा मेरे पास भी नहीं है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरठ में रहने वाला यंगस्टर हूँ, छोटा सा मेरा बिजनेस है, तो आप किसी को बोल के अगर मेरा ये प्रोजेक्ट फाइनेंस करवा दो, मुझे थोड़ा पैसा कहीं से मिल जाए, तो मैं आपकी ज़िंदगी के हर पहलू पे एक अच्छी वेब सीरीज़ बना सकता हूँ। उसके जवाब में बबलू श्रीवास्तव ने कहा कि भाई माफ़ करना, लगता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, लेकिन आज के दिन में मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने अपनी वकालत के लिए वकीलों को पैसे देने के लिए कुछ लोगों को रिक्वेस्ट की थी, जो उन्होंने बड़े तरीके से उसको ठुकरा दिया। मैं बड़ी मुश्किल से अपना जो गुजारा है वो कर रहा हूँ, और मैं आजकल किसी से मांगना भी नहीं चाहता, ये बबलू का कहना था। मैं किसी से फेवर नहीं लेना चाहता, मैंने करना क्या है, अगर सारी उम्र जेल में ही बैठना है तो किसी से पैसा मांग के, किसी से लेके दे के मैं उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। दिल में रंजिश है कि जिन लोगों के लिए मैंने काम किया था उन लोगों ने मेरे समय पे, मेरे बुरे वक्त में साथ नहीं दिया। आज मैंने सब कुछ अपना जो है वो भगवान भरोसे छोड़ दिया है, अब जो होगा देखा जाएगा। तो इस किस्म की बातें बबलू श्रीवास्तव ने मेरे मित्र विकास कौशिक के साथ की, और 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद मेरे दोस्त ने कहा कि मैं वहाँ सैनिटाइज़र पड़ा था टेबल पे, तो मैंने कहा अगर आप कहें तो मैं इससे हाथ साफ करके आपके साथ हाथ मिला सकता हूँ। तो बबलू श्रीवास्तव ने कुर्सी से खड़े होकर कहा कि हाथ क्यों, आप गले मिलते हैं। और विकास को उसने काफ़ी देर तक गले लगा के रखा, थोड़ा भावुक भी हुआ। उसको लगा कि चलो कोई आदमी तो मुझे जेल में मिलने आया इतने सालों के बाद, कोई आदमी तो है जिसके साथ मैंने 1.5 घंटा अपने दिल की बातें की, कोई शख्स तो है जिसने मेरे साथ हमदर्दी दिखाई है। जो ये सब बातें उस 1.5 घंटे में हुई जो मैं आपके साथ साझी करना चाहता था। आप बबलू श्रीवास्तव का किस्सा आपने बहुत सुना होगा, उसकी बायोग्राफी भी मार्केट में है, अधूरा सपना, तो उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, वो ज़्यादा नहीं चली। लेकिन बबलू श्रीवास्तव का जो कैरियर है वो आज के दिन में एक बहुत बड़ा सबक है हमारी नौजवान पीढ़ी के लिए। बबलू के मुताबिक एक ज़माना था जब वो दाऊद इब्राहिम के साथ बैठ के, छोटा शकील के साथ बैठ के, और बड़े बड़े छोटा राजन के साथ, उसने ये भी माना कि छोटा राजन के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, हम दोनों भाई जैसे हैं। उसने ये भी कहा कि आज देखो हम दोनों तकलीफ़ में हैं, छोटा राजन भी जेल में बैठा है, मैं भी जेल में बैठा हूँ, लेकिन जिन लोगों के कहने पे हमने कुछ काम किए वो सब आज़ाद घूम रहे हैं। और एक सबसे बड़ा जो सदमा जो बबलू को लगता है कि जिन लोगों ने मर्डर किया, सैनी और मंगे, वो जेल में है, लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया। मेरी जो उम्र कैद हुई है वो कॉन्स्पिरेसी केस में हुई है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में क्लियर लिखा हुआ है कि मंगे और सैनी का जो केस था वो टाडा एक्ट के नीचे चला। लेकिन बबलू श्रीवास्तव का केस जो था वो टाडा के नीचे नहीं चला, क्योंकि जब सिंगापुर से उसको एक्स्ट्राडाइट करके 1995 में लाया गया था तो सिंगापुर की अथॉरिटीज़ ने, कोर्ट ने ये शर्त रखी थी कि बबलू श्रीवास्तव के ऊपर वही केस चलाए जाएंगे जिस किस्म के केसेस कानून सिंगापुर में हैं। तो टाडा किस्म का कानून सिंगापुर में नहीं था। तो जब मंगे और सैनी जो को एक्यूज्ड अरोड़ा के मर्डर केस में, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर टाडा चल रहा है और जो आदमी हमारे साथ है तीसरा, उसके ऊपर टाडा का केस क्यों नहीं चल रहा। तो उस ऑब्जेक्शन का भी जवाब कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा कि कॉन्स्पिरेसी में तीनों शामिल थे,
कॉन्स्पिरेसी के बाद उस घटना को अंजाम दिया गया, वो मर्डर किया गया कस्टम के एक सीनियर अधिकारी का। और क्योंकि कॉन्स्पिरेसी तीनों ने बनाई थी और कॉन्स्पिरेसी को अंजाम भी दिया गया, इसलिए तीनों को बराबर की सज़ा मिलेगी। और जो टाडा के नीचे स्टेटमेंट, टाडा एक्ट के नीचे जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई थी, वो दोनों अक्यूज़ की, मंगे की और सैनी की, उन्होंने बबलू श्रीवास्तव को इंडक्ट किया था। इसके खिलाफ उन्होंने गवाही दी हुई है कि हमने ये काम बबलू श्रीवास्तव के साथ मिलके किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखा कि भले बबलू श्रीवास्तव को टाडा के नीचे ट्रायल नहीं हुआ, लेकिन जो को एक्यूज्ड हैं उनकी स्टेटमेंट जो है वो वैलिड गिनी जाएगी, क्योंकि टाडा के नीचे एक स्टेटमेंट दी हुई वापस नहीं ली जा सकती और वो जो स्टेटमेंट होती है वो पीस ऑफ एविडेंस होता है। तो ये थी बबलू श्रीवास्तव की कहानी, जो अभी भी, लेकिन बबलू श्रीवास्तव को एक आस है कि शायद कोई ना कोई उसका कोई दोस्त, पुराना कोई हमदर्द या कोई ऐसा वकील जो बिना पैसे लिए मेरी पैरवाई कर सके, या एजेंसीज के कुछ लोग कुछ मेरे साथ हमदर्दी दिखाएं, तो मैं ये 26 साल जो अपनी आली जेल भुगत चुका हूँ, बाकी की जो बुढ़ापे की उम्र अभी 60 साल के बाद चलेगी, वो मैं कहीं आराम से बाहर बिता सकूं। ये एक सपना, एक आस, एक उम्मीद लेके बबलू श्रीवास्तव बरेली की जेल में बैठा है। और ऐसे जैसे ही ये मुलाकात ख़त्म होती है तो एक जेस्चर बबलू श्रीवास्तव का मुझे अच्छा लगा। मैं भी एक इंसान हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ। कुछ बातें बुरी भी लगती हैं, कुछ अच्छी भी लगती हैं, लेकिन बबलू श्रीवास्तव ने जो आखिरी जाते हुए विकास को ये बात बोली कि विकास भाई, ये मेरा एक काम करना आप, बलजीत परमार हमारे सीनियर हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप प्लीज़ मेरा एक सादर प्रणाम उनको ज़रूर पहुँचाना। उनको कहना कि बबलू श्रीवास्तव ने आपको याद रखा है और आपको प्रणाम भेजा है। तो बबलू भाई, थैंक यू वेरी मच। पता नहीं आपके जेल का स्टाफ मेरा ये आज का एपिसोड के बारे में आपको बताएगा नहीं बताएगा, लेकिन आपका प्रणाम मेरे पास पहुंच गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखो। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।